हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी ये वाली वीडियो है हमारी पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और पार्ट 1 की हमारी पहले ही वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो अब पार्ट 2 में हम देख लेते हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोनों की वीडियो आपको देखनी है, और जैसे ही हमारा एग्जाम स्टार्ट होंगे उससे पहले जो हमारी लाइव स्ट्रीम चलेगी उसमें बाकी जो और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको जब भी 2 दिन पहले करा दिए जाएंगे सभी चैप्टर्स के। लाइव स्ट्रीम में लगभग 4 या 5 घंटे की हमारी लाइव स्ट्रीम होगी, उसमें सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें देखने हैं। अभी हम फिलहाल देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें हम पहले थोड़ी सी बात समझेंगे। जो ये चैप्टर जो है वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपके लिए न्यूमेरिकल्स ही लेके आया हूं। 1-2 क्वेश्चन अगर लॉन्ग में 1-2 पार्ट में आ जाता है हमारा थ्योरेटिकल तो वो आएगा, लेकिन मोस्टली इस वीडियो में हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे के सारे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैंने पहली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूं जो फॉर्मूले यहां पे अप्लाई होंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है हमारा मोल का। अगर हमें मोल निकालना है तो हम मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक जो है वो है हमारा मोल का फॉर्मूला। तो पहले हम देख लेते हैं मोल। अगर हम मोल की बात करें तो मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास विल बी इक्वल टू मोल। उसके बाद जो बात आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो सॉल्यूशन कैसा है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है और एक मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। तो इस वाले चैप्टर में जो बात करी जाएगी मोस्टली वो बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको ही बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। और उन 2 कंपोनेंट्स को एक को बोल दिया जाता है सोल्यूट और एक को बोल दिया जाता है सोलवेंट। इस चैप्टर में हम सोलवेंट को कंपोनेंट 1 मानेंगे, कंपोनेंट 1, या कह सकते हैं उसको कंपोनेंट ए मानेंगे, और जो सोल्यूट है उसको कंपोनेंट 2 या फिर कंपोनेंट बी मान के हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक बात आएगी गिवन मास की। जो गिवन मास होगा उसको हम W से डिनोट करेंगे, और जो मोलर मास या हम कह सकते हैं मोलिकुलर मास होगा उसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कहीं W आए तो वो गिवन मास की बात होगी और M आए तो वो मोलर मास की बात होगी। तो हम यहां पे थे मोल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें 2 कंपोनेंट होंगे और दोनों कंपोनेंट अपना मोल फ्रैक्शन रखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे XB लिया है, तो सोल्यूट का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा NB अपॉन Na प्लस NB। NB का मतलब क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट। Na का मतलब क्या है, मोल ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अगर मान लो आपको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और आपको
एक्स बी मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता चल गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालने के लिए हम सीधा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी नोट कर देंगे, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के सभी मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी के बराबर होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, तो x1 प्लस x2 इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना बैठेगा, 1 बैठेगा। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा मोल का, एक फॉर्मूला हमने देखा मोल फ्रैक्शन का। अब आगे हम फॉर्मूला देख लेते हैं किसका, आगे जो फॉर्मूला है वो है मोलेरिटी का। तो मोलेरिटी की बात करें तो पहली वाली वीडियो में बताया गया है मोलेरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के मोल डिसॉल्व हो जाएंगे उसको ही मोलेरिटी बोला जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद बात आती है मोलेरिटी की। मोलेरिटी क्या है, मोलेरिटी तो हो गया, अब आता है मोलेलिटी। मोलेलिटी एक्सप्लेनेशन इन सभी का पहली वाली वीडियो में दे दिया गया है। तो मोलेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सोलवेंट। तो यहां पे मैंने लिखा मास ऑफ सोलवेंट। जो मास लिया जा रहा है वो किस में है, केजी में है। अगर मास हमारा सोलवेंट का ग्राम में है तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मोलेरिटी हो गई है, मोलेलिटी हो गई है। उससे आगे जो बात आनी है वो आनी है हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ में हमें क्या बात बताई जाती है कि पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, KH(x). ये वाला एक फॉर्मूला होगा जो हमारा हेनरी लॉ से आता है। उसके बाद रियोल्ड्स लॉ से आता है कि P1 इक्वल टू P1 नोड x1 होता है और P2 इज इक्वल टू होता है P2 नोड और x2। अगर टोटल हमें प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है P टोटल, इन दोनों को ऐड कर दो, P1 नोड x1 प्लस P2 नोड और x2 टोटल प्रेशर। उसके बाद आगे जो बात आती है वो आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला होता है P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। वैसे तो अपॉन में N1 प्लस N2 होता है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेशन N1 प्लस N2 को हम क्या मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं। अब कहां पे ये चीज यूज होती है, अगर हमें कहीं पे मोलिकुलर मास निकालना है तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम N2 अपॉन N1 का यूज कर लेते हैं, और कहीं पे हमें प्रेशर निकालना है तो फिर हमें N2 अपॉन N1 प्लस N2 का यूज करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में। दूसरी वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई मोलेलिटी। तीसरी वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई मोलेलिटी। ये हमारा फॉर्मूला होगा। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ओस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है ओस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू होता है CRT। C का मतलब होता है यहाँ पे मोलरिटी, तो इस C को रिप्लेस कर देते हैं N/VRT से, तो फॉर्मूला बन जाता है ये। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं आगे न्यूमेरिकल्स में। मैंने आपको
रिवाइज करवा दिए हैं। अब हम देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी अगर और कोई फॉर्मूले आते हैं तो हम और फॉर्मूले देख लेंगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसमें, मतलब और फॉर्मूले की अगर जरूरत पड़ी तो जैसे क्वेश्चन आता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूले बताता रहूंगा। तो आइए हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें निकालना है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट को क्या बोलेंगे? W2। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट को क्या बोलते हैं? W1, क्योंकि मैंने तुमसे शुरू में ही बता दिया कि गिवन मास को हम W मानेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें सोल्यूट का मास निकालना है, मतलब हमें W2 निकालना है। जब उसका मोलर मास दिया हो, मतलब कि M2 मोलिकुलर मास दिया हो कितना? 40, विच शुड बी डिसोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। और जो मिलाया गया है 114 ग्राम ऑक्टेन में, जिसमें मिलाया गया वो है मास ऑफ सोलवेंट, तो वो W1 हुआ 114 ग्राम। ठीक है, और वो क्या है? ऑक्टेन है, और वो है क्या? ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है जिसकी वजह से उसका प्रेशर रिड्यूस हुआ 80%। जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर रिड्यूस हुआ कितना? 80% घट गया, मतलब कि 20% रह गया। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पे मोलिकुलर मास वो निकालना, गिवन मास। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा कि यहाँ पे प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तो इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो आएगा P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। P1 नोड का मतलब क्या होता है? जितना प्रेशर पहले था। P1 का मतलब है जितना बाद में हो गया, मतलब तो ऊपर का मतलब हुआ चेंज कितना हुआ, और नीचे इनिशियल है ये, तो ये इनिशियल ये फाइनल। तो अगर मान लीजिए मैं कहूं कि शुरू में उसका प्रेशर था इनिशियल, सपोज कर लिया कि उसका इनिशियली प्रेशर जो था P1 नोड होगा वो 100 था, 100 ATM। तो बाद में वो 80% रिड्यूस हो गया, तो बाद में 80% रिड्यूस होके बन गया। तो इसमें बोला है रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। अगर 80% तक रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब यहां पे क्या आया? P1 इज इक्वल टू 80 ATM। ठीक है, तो P1 नोड माइनस P1 कितना बनेगा? P1 नोड माइनस P1 बनेगा हमारा 20। तो ऊपर हम क्या रख देंगे? 20 रखेंगे। अब बात आती है N2 की। N2 पता ही अभी बताया मोल होता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां आया P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1 और मल्टीप्लाई बाई M1। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। आगे जितने भी क्वेश्चन आए उसमें हमें फॉर्मूला लगाना है P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W1। M1 का मतलब है ये है मोलिकुलर मास सोलवेंट का, M2 का मतलब ये है मोलिकुलर मास सोल्यूट का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू और निकाल लेते हैं W2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ेगी वो M1 की पड़ेगी। M1 का मतलब है मोलिकुलर मास सोलवेंट का, और सोलवेंट है क्या? ऑक्टेन। तो पहले आप ऑक्टेन का मोलिकुलर मास निकालोगे। तो ऑक्टेन की अगर बात करें तो ऑक्टेन का फॉर्मूला कितना क्या होता है भैया? ऑक्ट का मतलब हो गया 8 कार्बन, तो C8H18 इसका फॉर्मूला हुआ। अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें तो इसका मोलिकुलर मास 12 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि एक कार्बन का तो 12 हुआ, और मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 12 8 जा 96 प्लस 18, ओवरऑल कितना आया? 8 और 6 4, 9 8 6 14, 14 का 4, 9 1 10 और 1 11, कितना आ रहा है भाई? 114 आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। 114 ग्राम पर मोल ये मोलिकुलर मास हुआ। किसकी वैल्यू हुई? ये वैल्यू हो गई M1 की।
अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, P1 शुरू में कितना था 100 माइनस P1 कितना रह गया, कितना रिड्यूस हो गया 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे W2 तो हमें कैलकुलेट करना है तो W2 ऐसे ही रहा मल्टीप्लाई M1 कितना आया हमारा 114 अपॉन M2 कितना दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई W1 कितना दिया हुआ है 114, तो 114 से तो आपका 114 खत्म, यहां आ गया 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू W2 अपॉन 40। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से W2 निकालेंगे तो W2 विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, W2 इक्वल टू 8 ग्राम। तो 8 ग्राम उसके अंदर सोल्यूट जो है वो डाला गया है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर घट गया है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, सेकंड क्वेश्चन में है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at the boiling point of the solvent. What is the molecular mass of solute? एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया, उसका जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर था 1.004 बार एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर। तो व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोलवेंट? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1.013। अगर वहां पे प्रेशर जो है शुरू में 1.013 है, उसके बाद प्रेशर कितना हो गया 1.004 हो गया, तो प्रेशर घट गया। तो सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, और वो थोड़ा सा चेंज क्या है कि थोड़ा सा चेंज जो है वो ये है कि बस इसमें हमें 2% दिया है, गिवन मास नहीं दिया है। ठीक है, 2% दिया है, गिवन मास नहीं दिया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो जरा कैसे करेंगे। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना है। कितना है 2% है। अगर 2% है तो यहां पे मैंने लिखा 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो 2% का मतलब हुआ कि ये 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो सॉल्यूशन पूरा कितना, सॉल्यूशन पूरा है 100 ग्राम, उसमें से 2 ग्राम हो गया सोल्यूट, तो सोलवेंट कितना रहा, सोलवेंट रहा 98 ग्राम। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया वही जो अभी अप्लाई करा, P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1 और M2। हमें M2 W1 अपॉन M1, यहां पे M1 आएगा। ठीक है भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोलिकुलर मास निकालना है सोल्यूट का, मतलब हमें निकालना है M2। तो P1 नोड, P1 मतलब शुरू में कितना प्रेशर था, शुरू में था 1.013 माइनस कितना हो गया 1.004 अपॉन शुरू में कितना था 1.013 इज इक्वल टू W2 क्या है, W2 है 2 ग्राम मल्टीप्लाई M1 क्या है, M1 किसमें मिलाया गया है, किसमें मिलाया गया है ये सोलवेंट, मतलब वो क्या होगा वाटर होगा। तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना 18 अपॉन M2 हमें यहां पे क्या करना है कैलकुलेट, और W1 कितना है, W1 है 98। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इस M2 की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दोनों क्वेश्चन हमारे सेम ही हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो क्या है, आगे क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B एट 400 केल्विन और 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली। हमारे पास कोई भी 2 प्योर लिक्विड है और
एक लिक्विड का, प्योर लिक्विड जो है ए, उसका प्रेशर है 400 केल्विन टेम्परेचर पर, उसका है 450, दूसरे वाले का है 700। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस टेम्परेचर इज 600 mmHg। अगर टोटल प्रेशर इसका 600 mmHg आता है, अगर टोटल प्रेशर क्या है 600 mmHg आता है, तो बताइए कि उसमें कितनी कंपोजिशन होगी इन लिक्विड्स की। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है हमें उनका मोल निकालना, या हम कह सकते हैं उनका मोल फ्रैक्शन निकालना। तो कैसे करेंगे जी इसे, बताइए जल्दी। बता दोगे? चलो मैं बता देता हूं। देखो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पहले वाले लिक्विड का प्योर प्रेशर देखना है। तो पहले वाले लिक्विड का जो प्योर प्रेशर है उसको बोलेंगे पी, प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 P1 नोड इज इक्वल टू 450 mmHg। काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे वाले का जो प्रेशर हो गया प्योर फॉर्म में ही P2 नोड, वो हो गया 700 mmHg। ठीक है, तो ये हमसे कह रहे हैं उनकी कंपोजिशन निकालनी है, वेपर फॉर्म में कितनी कंपोजिशन होगी, मतलब कि मोल फ्रैक्शन कितना आएगा पहले वाले का दूसरे वाले का वेपर फॉर्म में। तो वेपर फॉर्म में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वेपर फॉर्म में जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसका प्रेशर वेपर फॉर्म में ऊपर, बाकी दोनों का प्रेशर क्या हो, नीचे। अगर आप पहले वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो वेपर फॉर्म में, तो पहले वाले का प्रेशर ऊपर, नीचे दोनों का वेपर प्रेशर लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रियोल्स लॉ पी टोटल विल बी इक्वल टू P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2। ये वाला सॉल्यूशन कैसा है, ये वाला सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है। तो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पे x1 की जगह क्या आएगा, 1 माइनस x2। यहां पे हमने अप्लाई कर दिया, ये लिखा मैंने P टोटल इज इक्वल टू P1 नोड, और x1 की जगह वैल्यू रख दी जाएगी 1 माइनस x2 प्लस P2 नोड और x2। P टोटल इज इक्वल टू P1 नोड माइनस P1 नोड x2 प्लस P2 नोड x2। P टोटल इज इक्वल टू P1 नोड, यहां पे हमने माइनस x2 कॉमन ले लिया, या एक काम करो प्लस का कॉमन ले लो, तो P2 नोड पहले लिख जाएगा और P1 नोड बाद में। तो ये हमारा P टोटल का सीधा सीधा फॉर्मूला बना। P टोटल का फॉर्मूला है P1 नोड प्लस x2 इंटू P2 नोड माइनस P1 नोड। अब यहाँ पे हम तीनों वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमारे पास P1 नोड भी है P2 नोड भी है, तो क्या निकल जाएगा, x2। तो P टोटल जो है वो कितना दिया हुआ है, 600 इज इक्वल टू, यहाँ P1 नोड की वैल्यू रख दी 450 प्लस x2, और यहाँ पे वैल्यू रखी P2 नोड माइनस P1 नोड। तो P2 है 700 माइनस 450, तो ये आया हमारा 600 इज इक्वल टू 450 प्लस 700 में से 400 गए तो कितना बचेगा, 250 और x2। इसको इधर ले आएंगे, 600 में से 450 जाएंगे तो कितना बचेगा, 150। 150 इज इक्वल टू 250 और x2। तो x2 विल बी इक्वल टू 150 अपॉन 250। तो x2 इज इक्वल टू 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो x2 इज इक्वल टू आया हमारा 3 अपॉन 5। तो x2 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, जब हमारा x2 आ गया तो x1 भी आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2।
तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो x1 आया 0.4। एक हमारा आ रहा है 0.6 और एक हमारा आ रहा है 0.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका प्रेशर निकालेंगे वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में अगर मैं प्रेशर निकालूं तो पहले वाले का प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा P1 इज इक्वल टू P1 नोड x1। तो P1 इज इक्वल टू P1 नोड मतलब कि शुरू में P1 नोड नहीं, इसका फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, P1 नोड x1 ही लगाना। P1 इज इक्वल टू P1 नोड x1 इसका फॉर्मूला होगा, तो P1 नोड हो गया 450 और मल्टीप्लाई x1 हो गया हमारा कितना 0.4। यहां से P1 नोड आएगा, पॉइंट हटाओगे कितना आएगा 10, 0 से 0 45 मल्टीप्लाई 4, तो P1 इज इक्वल टू कितना आया 180। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप क्या निकालोगे P2, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 नोड x2, तो P2 इज इक्वल टू P2 नोड x2, P2 नोड x2, P2 नोड कितना 700 मल्टीप्लाई x2 कितना x2 0.6, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, P2 इज इक्वल टू आया 70 मल्टीप्लाई 6 मतलब कि 420। अब हमें इसकी अमाउंट निकालनी है। अगर मान लो मुझे पहले वाले की गैसियस फॉर्म में निकालनी है तो x इज इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB, फिर हम XB निकालेंगे तो XB इज इक्वल टू आएगा PB अपॉन PA प्लस PB। तो ये आपके पास PA भी है, PB भी है, PB है, इसे रख दोगे और आपको क्या है पूरा का पूरी आंसर इसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कंपोजिशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, वो जो रियोट्स लॉ लगाना है, वहां से आपको मोल फ्रैक्शन दोनों के निकालने हैं, फिर आपको P1 निकालना, पहला वाला प्रेशर कितना लग रहा, दूसरा प्रेशर कितना लग रहा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल देंगे वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए, आगे वाला देख लेते हैं फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन था इसमें एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। तो ये मैंने ए पार्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको वेरी शॉर्ट में कल ही करवा दिए थे, इस वजह से आपको मैं ये बी वाला पार्ट, तो हमें ये बी वाला पार्ट देखना है इसका। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.50 ग्राम ऑफ MgBr2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि 10.50 ग्राम MgBr2 मिलाया गया 200 ग्राम ऑफ वाटर में। तो पहले आपको ये कम वाला सोल्यूट है, तो W2 की वैल्यू कितनी हो गई 10.50 ग्राम, जिसमें मिलाया गया है वो है W1, वो क्या है 200 ग्राम। ये 200 ग्राम वाला है वाटर और ये है MgBr2। इसमें बोला है कि MgBr2 का मोलर मास अगर देखें तो वो 184 ग्राम है और KF जो दिया हुआ है वाटर के लिए वो 1.86 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें डिसोसिएशन हो रहा है। MgBr2 है तो ये हमारा हो जाएगा आयनिक, तो इसका डिसोसिएशन होगा। तो उस वाली कंडीशन में अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF मल्टीप्लाई बाई M। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें I की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और I होता है हमारा बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर को ही निकालेंगे, क्योंकि M का मतलब मोलेलिटी है, मोलेलिटी भी हम निकाल लेंगे, KF की वैल्यू हमें दे ही रखी है। तो चलो पहले हम मोलेलिटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल का मतलब W2 अपॉन M2, तो ये तो हो गया मोल, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट का मतलब होता है W1, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये तो हमारा मोलेलिटी हो गया। तो मोलेलिटी विल बी इक्वल टू W2 कितना है 10.50 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 कितना है, M2 कौन मिलाया जा रहा है MgBr2,
तो यो M2 ही तो दे रखा है 184 मल्टीप्लाई कितने में मिलाया जा रहा है 200 ग्राम में। तो मोलेलिटी विल बी इक्वल टू कितनी बार कटेगा 5 बार। तो यहां पे 0 5 5 जा 25 2 और 5 बन जा 5 तो ये आ जाएगा 52.50 अपॉन ये आया 184। तो यहां से हमें स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी। जब स्मॉल m की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम यहां पे निकालेंगे I वांट्स ऑफ फैक्टर। तो वांट्स ऑफ फैक्टर का मतलब है कि आपको वो वैल्यू निकालनी है, इतने अमाउंट निकालने हैं जो डिसोसिएशन के बाद है अपॉन डिसोसिएशन से पहले है। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा MgBr2 अब हमने क्या करा इसका डिसोसिएशन किया। अब डिसोसिएशन करेंगे तो ये बनाएगा Mg2 प्लस प्लस Br माइनस। इसे बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लगा दिया जाएगा 2। तो इनिशियली हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली ये जो होगा ये होगा 1 मोल। तो शुरू में तो रिएक्टेंट ही रहेगा तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 0 मोल। जैसी रिएक्शन होती रहेगी तो हम मान लेते हैं कि रिएक्शन जब हो रही है तो रिएक्शन होती बार ये कंप्लीटली क्या हो जाता है डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बच गया है 0। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ये पूरा का पूरा 1 बन गया और ये पूरा का पूरा कितने बन गया 2। तो पूरा डिसोसिएट होने के बाद 1 मोल Mg2 प्लस बनेगा और 2 मोल बनेंगे Br माइनस। तो हमने क्या करा यहाँ पे लिखा I इज इक्वल टू जो बाद में है टोटल मोल में जोड़ो 2 और 1 3 3 और 0 2 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन जो शुरू में थे 1 प्लस 0 प्लस 0। तो I की वैल्यू आई 3 अपॉन 1 मतलब I इसके लिए कितना आया हमारा भैया 3। I कितना आया 3 आया। जब I हमारा 3 आया तो हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई की जगह हमारा 3 kf की वैल्यू है 1.86 मल्टीप्लाई बाई मोलेलिटी। और मोलेलिटी कितनी दी हुई है अभी निकाली तो है मोलेलिटी 52.50 अपॉन 184। आप यहां से क्या करोगे डेल्टा टीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है तो अब आपकी आ गई है डेल्टा टीएफ की वैल्यू। अब डेल्टा टीएफ की तो आ गई, अब आपको बताना कि कितना है। तो ये इतना फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो वाटर का कितना होता है 273 केल्विन टेम्परेचर 273.15। तो अगर यदि आपको टीएफ निकालना है तो 273.15 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है जितना भी आपका डेल्टा टीएफ आएगा। तो आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है कितना घटा तो वो डेल्टा टीएफ। शुरू में कितना था फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। तो उसमें से जितना घट गया उसको घटा दीजिए तो फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये रह जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर Kb 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मोलर मास ऑफ NaCl। तो आपको बताना है कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं TB। अभी तो TF बताया था अब बताएंगे TB। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 15 ग्राम NaCl मिलाया जाएगा 250 ग्राम पानी में तो उसकी Kb की वैल्यू ये है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे पहले तो आप डेल्टा TB ही निकालोगे क्योंकि अगर आपको TB निकालना है तो जितना शुरू का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जितना बढ़ गया वो और जोड़ दीजिए क्योंकि सोल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 373.15 क्योंकि बॉइल होने का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाएंगे 373.15। तो 373.15 में आप ऐड कर दोगे जितना वो बढ़ा होगा और कितना बढ़ा होगा डेल्टा टीबी। तो पहले आपको डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है। अब हम डेल्टा टीबी कैसे निकालें तो ये भी आयनिक वाला ही है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई वांट्स ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई केबी और यहां आएगा मोलेलिटी।
तो पहले मैं इसका आई निकालना बता देता हूं। आई कैसे निकालेंगे? तो हमारा था NaCl, NaCl डिसोसिएट होने के बाद बनाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। इनिशियली हमने मान लिया ये कितना है, 1 मोल, तो शुरू में रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होगा। जब ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ये 0 मोल रह गया, ये 1 मोल बना, ये 1 मोल बना, ठीक है, ये 1 मोल बना, ये 1 मोल बना। अगर हमें वांटो फैक्टर निकालना तो 1 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, तो वांटो फैक्टर कितना आएगा? वांटो फैक्टर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 2 अपॉन में कितना आया 1, तो वांटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गया, इसकी आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वांटो फैक्टर की 2 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हम यहां से m निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू W2 का मतलब क्या है, W2 का मतलब है गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना 15 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वीडियो चल रही है। तो m इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1000, और m2 की जगह हम क्या करेंगे, m2 की जगह वैल्यू रख देंगे। m2 का मतलब क्या है, m2 का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो NaCl का निकाल लो। सोडियम का हुआ 23 और Cl का कितना हुआ 35.5, ऐड करेंगे तो 58.5, तो यहाँ आ गया 58.5। कितने में मिलाया गया है, 250 ग्राम। तो 250 से काटोगे 1000 को 4 बार कट जाएगा, 15 चौका 60, तो 60 अपॉन 58.5, ये इसकी क्या आ गई मोलैलिटी। सीधा हमने निकाला डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी वांटो फैक्टर की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय केबी, केबी है 0.512, और उसके आगे मोलैलिटी 60 अपॉन 58.5। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी। जब डेल्टा टीबी मिल जाए तो आपको निकालना है टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है 373 वाटर का होता है 373.15, उसमें डेल्टा टीबी आप क्या कर दोगे, ऐड, तो आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। बाकी आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ जीन फ्रैगमेंट इन 335 ml ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर रख रहे हैं जी, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई कहते हैं, जो वैल्यू दिख जाए उसको लिख लीजिए, 0.335 टोर। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और मिलाया गया है 8.95 मिलीग्राम, इसका मतलब ये हुआ W2 8.95 मिलीग्राम, किस में मिलाया गया है 35 ml ऑफ वाटर, मतलब कि ये हो गया वॉल्यूम क्या 35 ml। तो हमसे कह रहे हैं कि आप एज्यूमिंग दैट फ्रेगमेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन इट्स मोलर मास, इसका मोलर मास निकालिए अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर मास निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाओगे, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई इज इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, RT, तो पाई इज इक्वल टू मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई R और T। हमें क्या निकालना है मोलर मास, तो M2 इज इक्वल टू क्या हुआ W2RT अपॉन पाई और मल्टीप्लाई बाई बी। सारी वैल्यू चेंज करनी है और सारी की सारी गिवन है और यहाँ पे रख देनी है, आपको तब चल जाएगा कि उसका मोलर मास कितना है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 के। जब 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिलाते हैं 50 ग्राम बेंजीन में, तो 1 ग्राम है तो ये हो गया W2, मिलाया गया है 50 ग्राम बेंजीन में तो 50 ग्राम हुआ बेंजीन, यहां पे मैंने लिख दिया
कि यो हमारा बेंजीन है, जिससे कि याद भी रहे, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया कितना 0.40। फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो ये है हमारा डेल्टा टी एफ 0.40 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी एफ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी का मोलर मास निकालना है। तो मैं सीधा डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ, मोलैलिटी हुआ W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला लगाया और यहां से हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी किसकी, M2 की। देखो के एफ हमें दिया है, W2 गिवन मास भी दिया है, W1 भी दिया है, और हम आसानी से यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन 75 mmHg and 22 mmHg respectively. 23.4 gram of benzene and 64.4 gram of toluene are mixed. If the two form of an ideal solution, calculate the mole fraction of benzene in vapor phase, assuming that the vapor pressure are in equilibrium with liquid mixture at this temperature. अभी ऐसे ही पीछे क्वेश्चन करवाया है, इसमें बोला गया है कि बेंजीन है टोल्यूइन है। बेंजीन का जो प्रेशर है वो 75 है और जो टोल्यूइन का है वो है 220 mmHg। अगर 23.4 ग्राम बेंजीन मिलाया और 64.4 ग्राम टोल्यूइन मिलाया, उन दोनों को मिलाने के बाद बना एक आइडियल सॉल्यूशन, तो उसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए बेंजीन के कितने आएंगे वेपर फेस में। तो वेपर फेस में अगर आपको बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, इसका मतलब वेपर फेस में प्रेशर बेंजीन का ऊपर नीचे दोनों का प्रेशर। तो पहले मैंने यहां पे लिख लिया बेंजीन, दूसरा वाला मैंने यहां लिख लिया टोल्यूइन। अगर बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। अगर टोल्यूइन की बात करूं तो फॉर्मूला है C6H5CH3। तो सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं C7H8। ये टोल्यूइन हो गया। बेंजीन का जो गिवन मास है बेंजीन का गिवन मास है 23.4 ग्राम और इसका जो है वो है 64.4 ग्राम। दोनों एक दूसरे के साथ मिलाए गए, बना एक आइडियल सॉल्यूशन। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अगर मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हमें कैलकुलेट करना है, अगर मोल फ्रैक्शन हमें बेंजीन का कैलकुलेट करना है तो ऊपर लिखना है वेपर फेस में प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। तो हम कैसे बेंजीन का टोल्यूइन का प्रेशर निकालेंगे वो पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे बताया गया है अकॉर्डिंग टू रियोल्स लॉ। P1 इज इक्वल टू आएगा P1 नोड X1, P1 नोड X1। और P1 नोड X1 आप X1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? X1 कैलकुलेट अगर करना है तो X1 कैलकुलेट करने के लिए N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा X1। N का मतलब क्या हो जाएगा, N1 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। N2 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा W2 अपॉन M2। अब आपको इसका गिवन मास भी दिया है, मोलर मास भी निकाल लोगे यहां से। तो यहाँ पे N1 भी आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा N2, तो आपका X1 निकल जाएगा। जब आपको X2 निकालना है तो 1 माइनस X2 से वो X2 भी 1 माइनस X1 से 1 माइनस अगर X1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका X2। तो आपके पास X1 भी है X2 भी है। यो वाली वैल्यू जो है यो है P1 नोड की, P1 नोड, यो क्या है P2 नोड। तो आप क्या करोगे यहाँ पे P1 नोड P2 नोड रख के यहाँ से आपको पहले तो मिल गया P1, P1 का मतलब हो गया बेंजीन का, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा P2, P2 इज इक्वल टू आएगा P1 नोड P2 नोड और X2। तो यहां से आपको P1 भी मिल गया और यहां से आपको क्या मिल गया P2 मिल गया। 1 किसका है बेंजीन का और यो किसका है टोल्यूइन का। तो अब आपको बेंजीन का अगर निकालना है तो सीधा आप क्या करोगे P बेंजीन अपॉन P बेंजीन प्लस P टोल्यूइन। तो P टोल्यूइन का ये रहा और P बेंजीन का ये रहा, दोनों को रखते ही आपको
पता चल जाए कितनी उसकी अमाउंट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देख लेना है। मैंने सारा का सारा बता दिया है। पहले अगर आपको N1 निकालना है तो N1 ऐसे पहले N1 से स्टार्टिंग करें, ऐसे निकालें, फिर N2 निकालें, उसके बाद X1 निकालें इस फॉर्मूला रख के, जब X1 निकल जाए तो X2 निकालें इस फॉर्मूला रख के, फिर यहाँ रखें P बेंजीन इजिकल टू P1 नोड X1, P1 नोड ये रहा और X1 यहाँ से आएगा फॉर्मूले से, ऐसे P2 नोड, सीधा फिर आपको इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, मोल फ्रैक्शन आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है A 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin। एक 5% सोल्यूशन है किसका, केन सुगर का। मैंने यहां पे लिख लिया केन सुगर, यहां लिखा केन सुगर। जब यहां केन सुगर लिखा तो केन सुगर 5% है, इसका मतलब उसका गिवन मास 5 ग्राम हुआ। 5% मतलब कि 100 में से 5 ग्राम, तो 5 ग्राम हुआ, वो वाटर में मिलाया गया है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271। फ्रीजिंग पॉइंट TF 271 केल्विन हो गया। ध्यान से सुनने वाली बात है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, ये कह रहा है केन सुगर 5% केन सुगर को मिलाया गया पानी में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 हो गया। अगर ग्लूकोज को मिला दें, और ग्लूकोज को कितना मिलाना है 5%, मतलब कि ग्लूकोज को भी हम क्या मिलाएंगे 5 ग्राम पानी में, तो बताइए उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। अगर प्योर फॉर्म में 273.15 है तो यहाँ पे एक केस फर्स्ट एक केस सेकंड, तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम केस फर्स्ट, तो फ्रॉम केस फर्स्ट मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया डेल्टा TF इजिकल टू KF मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी, तो डेल्टा TF इजिकल टू KF मल्टीप्लाई मोलैलिटी हुआ W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1 और यहाँ आया 1000। यहां तक तो हमने कई बार लिख लिया है, रट गया होगा आपको। अब ये डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF का मतलब है कि ओरिजिनल का 273.15 था, उसके घुलते ही 271 हो गया, तो कितना घट गया 2.15, कितना घट गया 2.15, ये डेल्टा TF। यहां पे आपका आया KF, ये पहली वाली कंडीशन जो है उससे आपको KF मिल जाएगा, और इस KF का यूज करके आप दूसरे वाले से निकाल लोगे। W2 क्या, इसका मास क्या, इसका मास 5, इसका मोलर मास, केन सुगर का मोलर मास दिया हुआ है 180, नहीं ग्लूकोज का, केन सुगर का 342, तो 342। यहाँ पे किस में मिलाया गया भैया 100 ग्राम में मिलाया गया, 5 ग्राम तो सोल्यूट है, तो पानी कितना 95 ग्राम, यहाँ आया 1000। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी KF की। जब KF की वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरी वाली कंडीशन फ्रॉम केस 2, अब केस 2 से आ जाओगे। केस 2 में आप क्या करोगे, यहां लिखोगे डेल्टा TF इजिकल टू KF मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1 और 1000। तो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हम पहले निकाल लेंगे। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF, तो यहां से आ जाएगा ये वाला KF यहां रख दिया आपने, इस W2 की जगह क्या आएगा, W2 की जगह आ जाएगा 5, M2 की जगह क्या आएगा, मतलब दूसरा वाला ग्लूकोज है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा 180, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 95। अब यहां से आपको डेल्टा TF मिल जाएगा। जब आपको डेल्टा TF मिल जाए तो उसको 273.15 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज घुलने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड 10%, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सही क्वेश्चन है। ये कह रहा है ग्लूकोज है और उसको पानी में मिलाया गया, उस पे लेवल था 10%, मतलब कि 10% ऑफ ग्लूकोज मिलाया गया है। तो 10% ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, ग्लूकोज कितना 10 ग्राम, मतलब W2 गिवन मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, W1 पानी कितना 90 ग्राम।
इतनी बात तो हमें यहाँ से समझ में आ जाती है। अगर हम क्या करें, हमें यहाँ पे मोलेलिटी भी निकालनी है, मोलेरिटी भी निकालनी है, तो हम मोलेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा W2/M2 मल्टीप्लाई W1 और मल्टीप्लाई बाई 1000। फॉर्मूले पे ठीक तरीके से रट्टा मार रखा है। तो सीधी सीधी बात आई, मोलेलिटी इज इक्वल टू W2 कितना 10, ये हुआ यहाँ पे 1000 अपॉन M2 कितना, M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो दिया हुआ है 180, रियो कितना 90। मोलेरिटी तो फटाक से निकल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम और 1000, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम मोलेरिटी अगर निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का। तो एक सीधा फॉर्मूला लगाओगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो यहां पे हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास हमने मान रखा ना 100, अपॉन डेंसिटी कितनी दी 1.2। तो वॉल्यूम कितना आया 100 अपॉन 1.2। अगर यहां से पॉइंट हटाऊं तो 1000 अपॉन में आया 12 वॉल्यूम। यहां रख दो वैल्यू। मोलेरिटी विल बी इक्वल टू W2 कितना 10 1000 अपॉन M2 कितना 180 और जी V कितना 1000 अपॉन 12। तो 12 कहाँ गया ऊपर, यो इससे कटा, यो इससे कटा, सीधा आया 12 अपॉन 18 मतलब कि 2/3। ये हमारी इसकी मोलेरिटी आ जाएगी। मोलेरिटी के पीछे स्मॉल m या मोल पर केजी लिखें और मोलेरिटी के पीछे कैपिटल M यूनिट दिखाएं या फिर मोल पर लीटर लिखें। आगे बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज वांट्स फैक्टर। कल बता दिया गया था वांट्स फैक्टर क्या होता है। तो वांट्स फैक्टर होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो रेशियो आता है उसको हम वांट्स फैक्टर कहते हैं। अब ये कह रहे हैं वांट्स फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन पे क्या होती है और एसोसिएशन पे क्या होती है। तो ये बात याद रखनी है, टिक द करेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसोसिएशन पे क्या होगी और एसोसिएशन पे क्या होगी। तो डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो डिसोसिएशन में वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। डिसोसिएशन में वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है और एसोसिएशन में वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है। तो डिसोसिएशन में वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 1 से ज्यादा है तो इसमें पॉजिटिव, वो 1 से ज्यादा है और इसमें वांट्स ऑफ, जब एसोसिएशन होगा तो वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होगी। तो यही इसने पूछा था कि वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम होगी, वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी एसोसिएशन और डिसोसिएशन में। तो वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन में है 1 से ज्यादा, एसोसिएशन में है 1 से कम। अब इसमें 1mHCl सॉल्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना HCl मिलाना पड़ेगा, कितना HCl मिलाना पड़ेगा 0.1 मोलरिटी रखने वाला, जब किसमें हमने एक मिक्सचर बनाया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और वो मिक्सचर क्या था, दोनों को दोनों मिला के 1 ग्राम, 1 ग्राम का मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का। उस मिक्सचर में कितना 0.1 मोलरिटी रखने वाला HCl डालें। इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ।
क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास मिक्सचर है, जो 1 ग्राम का मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उसमें वो दोनों जो है वो क्या है, आपको कितने ml 0.1 m HCl मिलाना पड़ेगा, 0.1 m HCl कितना मिलाना पड़ेगा जिससे कि वो दोनों के दोनों बराबर मोल में हो जाएं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले लिखना है कि दोनों का मिक्सचर जो है वो 1 ग्राम है। तो पहले आप पहले वाले को मान लो कि वो x ग्राम है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो लेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वो हमने कितना मान लिया x ग्राम। अब मैं साथ के साथ ही इसका मोलिकुलर मास निकाले लेता हूं। मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3, तो सोडियम का हुआ 23, 23 टू जा 46, 23 टू जा क्योंकि ये 2 है ना, तो 46 प्लस कार्बन का 12 और ये हो गया 16 3 जा 48। तो यहाँ आया 48 12 कितना हुआ 60, 48 और 12 हो गया हमारा 60, 60 और 40 100, ये आया यहाँ पे 106। साथ में ही मैं इसके मोल भी निकाल लेता हूँ क्योंकि इक्विमोलर का मतलब है दोनों के मोल इक्वल हैं। तो पहले हमने क्या करा, पहले इसका गिवन मास लिखा फिर इसका मोलर मास, अब हम इसके मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू मोल ऑफ Na2CO3, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो x अपॉन 106। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास कितना है 1 माइनस एक्स, क्योंकि वो टोटल कितना है हमारा 1 है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। उसके बाद हमें निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ NaHCO3। इसका मोलिकुलर मास निकालूंगा तो सोडियम का हुआ 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना हुआ, कार्बन का 12 और 16 3 जा इसका कितना हो गया 48। तो यार 48 12 60, 60 और 1 61, 61 3 64, 64 20 ये आया हमारा 84। अब इसका भी मैं मोल निकाल लेता हूं। तो मोल इज इक्वल टू, मोल हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका गिवन मास है 1 माइनस एक्स और अपॉन 84, तो इसके मोल इतने आ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, दोनों है इक्विमोलर, मतलब कि दोनों के मोल आपको क्या करने हैं बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के मोल हुए बराबर, तो वो आया x अपॉन 106, ये आया 1 माइनस एक्स अपॉन 84। तो जैसे ही हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आया 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। इसको इधर ले जाओ, 106 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 106 और 84 कितना हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 106 अपॉन 190, तो ये हमें x मिला। x का मतलब हो गया ये इसका है सोडियम कार्बोनेट का गिवन मास। आगे सोडियम कार्बोनेट का गिवन मास हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब मास हमें मिल जाएगा किसका, अब मास हम निकाल देंगे मास ऑफ NaHCO3। तो इसका मास अगर मैं निकालूं तो 1 माइनस 106 अपॉन 190, एलसीएम लेंगे 190 माइनस 106 अपॉन 190, 190 में से इसे घटाएंगे तो यहाँ आएगा 84 अपॉन 190। तो ये क्या हो गया, ये हुआ हमारा मास ऑफ NaHCO3। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मास हो गया, उसका मास हो गया, यहाँ पे सीधे सीधे अब मोल निकाल देंगे। तो पहले वाले के मोल आ जाएंगे, दूसरे वाले के भी मोल आ जाएंगे, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिखनी है कि हमारा है सोडियम कार्बोनेट और उसमें मिलाएंगे हम क्या, उसमें मिलाएंगे हम HCl। तो सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, 2। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। ठीक है, अब हमने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो NaHCO3 प्लस यहाँ पे क्या करा, HCl मिलाया तो ये बना NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि एक Na2CO3 को जरूरत है 2 मोल HCl की, 2 मोल HCl, और 1 मोल NaHCO3 को जरूरत है 1 मोल HCl की। तो यहाँ सीधा लिखा मैंने 2 मोल की जरूरत पड़ेगी किसको, Na2CO3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई Na2CO3 के मोल रख दो इज इक्वल टू प्लस फिर 1 मोल की जरूरत पड़ेगी तो 1 मल्टीप्लाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल रख दो 1 माइनस एक्स अपॉन कितना, 1 माइनस एक्स अपॉन 84। आप क्या करोगे, सीधी x की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर जो आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आती आपको मिल जाएंगे टोटल मोल। जो टोटल मोल मिले, जो टोटल मोल आपको मिल गए वो आपको रखने हैं कि हमारे टोटल मोल हो गए। और फिर आपको मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस मोलरिटी की जगह रखना है 0.1 और जो यहाँ ऐड करने के बाद पूरे सोल्व करने के बाद मोल आए वो यहाँ रखना और आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होगा वो हमारा किसका होगा, HCl का होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाला देख लेते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम। तो इसमें भी MgCl को डिसोसिएट करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, अपने आप कर लेना है। आगे वाला क्वेश्चन देखोगे, ये सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं। सुक्रोज वाला है, इसमें पहले आप क्या करोगे, सुक्रोज से जैसे मैंने एक टोल्यूइन और बेंजीन वाला क्वेश्चन करवाया था, पहले सुक्रोज वाला फॉर्मूला लगा के आपको Kf की वैल्यू निकालनी है, उस Kf का यूज करके और आपको फिर दूसरी वाली कंडीशन में अप्लाई करना है। ये 30 ग्राम यूरिया, इसमें प्रेशर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसको भी आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको अपने आप ही करने हैं, बिल्कुल जो पीछे करवाए हैं उन्हीं की तरह क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे कर लेने हैं। अगर इनमें से जो बाद में मैंने क्वेश्चन आपको बताए अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इनको अगली वीडियो से पहले आपके लिए इनके सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। ठीक है।